बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बेल्जियम के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने बेल्जियम का वीज़ा जो है वो अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं और उसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। इसके अलावा मैं एंड पर थोड़ा सा आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर बेल्जियम का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जिससे आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बेल्जियम जो है जो बहुत ही फेमस मुल्क है, शेंजन का अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है, टूरिस्ट के लिहाज से भी फेमस है। हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। अगर आप बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करते हैं अगर और आपको वीज़ा मिल जाता है, चूँकि ये एक शेंजन कंट्री है, तो इसके बाद आप शेंजन की किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। जब भी आपको किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा मिले तो सबसे पहले आपने उसी कंट्री में जाना होता है, उसके बाद फिर आप किसी दूसरी शेंजन कंट्री में जा सकते हैं। 180 डेज़ के लिए वीज़ा होता है और मैक्सिमम आप जो है वो 90 डेज़ जो है वो स्टे कर सकते हैं। बेल्जियम का वीज़ा जो है वो जेरिस के थ्रू ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप बेल्जियम के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जो भी स्लॉट अवेलेबल हो आपने जो वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। इसके बाद फिर आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन की बारी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाएगा आपका आईडी कार्ड, साथ में आएगा आपका एफआरसी। इसके बाद आ जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिनको कहा जाता है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिनमें आएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट, और आपकी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने बस एक ही दफ़ा उसमें पैसे रखवाए हों, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसी सूरत में आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश का मतलब ये है कि 7 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए जब आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए जाना है। जब आप बैंक स्टेटमेंट लें, साथ में आप एक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लेंगे। इसके बाद जो है वो आ जाएंगे आपके टैक्स रिटर्न आ जाएगी। ठीक है जी, 2 से 3 साल की टैक्स रिटर्न साथ में लगाएंगे और साथ में आप लगाएंगे अपना एनटीएन नंबर। बिजनेस लेटर हेड भी लगाएंगे जिसके ऊपर जो है वो आप अपना कवर लेटर लिखेंगे। कवर लेटर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना है। इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप आएंगी, साथ में एनओसी लेटर और आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट इसके साथ में अटैच होगी। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फिर आप एक एफिडेविट लगाएंगे और उसके ऊपर आप बताएंगे कि फ़लाँ फ़लाँ प्लेटफार्म के ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। साथ में अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे जिसका बैलेंस मैंने आपको बता दिया है कि 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। होटल की बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, वो ना हो कि बाद में कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं आपने लगाना। कंफर्म बुकिंग लगानी है, एयरलाइन की टिकट लगानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है जो कि $30,000 को कवर करती हो। ठीक है जी, कोशिश करें कि अपना ट्रिप का ड्यूरेशन जो है वो थोड़े से थोड़ा रखें, 5 से 7 दिन या मैक्सिमम जो है 10 दिन। इससे ज़्यादा अपना ड्यूरेशन ना रखें वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जो इनका प्रोसेसिंग टाइम है वीज़ा का बेल्जियम का, वो तकरीबन 6 से 7 8 हफ्ते है, बल्कि 9 हफ्ते तक भी जा सकता है। इसलिए आपने जो भी ट्रैवल प्लान बनाना है वो 8 से 10 हफ्ते का बाद का बनाएं, क्योंकि अगर आप 4 वीक बाद या 5 वीक बाद बनाएंगे तो ऐसी सूरत में आपका वीज़ा तो सब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे लेकिन आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए आप जब भी किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है, खुद करें या किसी ट्रैवल कंसल्टेंट से आप कराएं, तो आप अपनी डिटेल जो है वो एक दफ़ा खुद चेक करें। एम्बेसी की वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, उनका जो एवरेज वीज़ा ड्यूरेशन है उसके मुताबिक जो है वो अपना ट्रैवल प्लान जो है वो बनाएं, उससे एक्स्ट्रा 2 या 3 वीक के बाद का बनाएं। वीज़ा अगर वैसे अम्बेसी की फ़ीस की बात की जाए तो अम्बेसी की फ़ीस है €80 है, जो कि मोस्टली शेंजन कंट्री की यही फ़ीस चल रही है। शॉर्ट टर्म जो वीज़ा होता है उसकी, ठीक है जी, ट्रांजिट, इसको सी टाइप वीज़ा कहते हैं, एक ट्रांजिट होता है। और इसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसे डी टाइप भी कहते हैं, और मल्टीपल वीज़ा भी इसमें आता है जो कि 1 साल के लिए होता है। ये वीज़ा जो है ये सिंगल एंट्री है, विजिट वीज़ा है। अच्छा, शुरू में मैंने आपको एक बात की थी कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए।
जी, मैं एक बात और भी यहाँ पर ऐड करूँ कि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उस पे उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि अगर हमारी मुल्क के हालात देखे जाएँ और इस हवाले से, क्योंकि हम क्या करते हैं किसी भी मुल्क में विज़िट वीज़ा के ऊपर जाते हैं और वहाँ जाकर स्लिप हो जाते हैं, वापस नहीं आते, तो इस वजह से फिर मोस्टली कंट्रीज़ कहती हैं कि हमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, ताकि उनसे हमें पता चल सके कि आप एक प्रॉपर जो है वो टूरिस्ट हैं। आप हमारी कंट्री भी, जैसे हम बाकी कंट्रीज़ में गए वापस आ गए, इसी तरह आप हमारी कंट्रीज़ में जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। लेकिन जो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, उनको अपनी टाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखानी होगी, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है वो उसको इस बात का यकीन हो जाए कि आप वहाँ पर ओवर स्टे नहीं होंगे, बल्कि आपका जो भी टूर प्लान है उसको कंप्लीट करके वापस अपने मुल्क में आ जाएंगे। उसको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप अपना कवर लेटर बहुत अच्छा और बहुत मजबूत लिखेंगे। सब कुछ उसके अंदर जो है वो आप बताएंगे कि आप बिज़नेस क्या करते हैं, आपका जाने का पर्पज़ क्या है और वापस आप किस लिए आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कवर लेटर में मेंशन करें, और तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आप अपनी फैमिली की टाइज़ उनको दिखाएंगे कि आपके पीछे फैमिली है, तो डेफिनेटली आप वापस आएंगे। तीसरे नंबर पे आप अपने बिज़नेस के बारे में उनको बताएं कि जी आपका ये बिज़नेस है, आपका ये एसेट है, आपके ये पीछे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के अगर डॉक्यूमेंट्स है, आपके आपके नाम को प्रॉपर्टी है, तो उसका भी आप जो है वो वैल्यूएशन करा के साथ लगाएं, ताकि उनको ये चीज़ पता चल सके कि आपकी पाकिस्तान में इतने जो है वो पैसों की प्रॉपर्टी, अमाउंट की प्रॉपर्टी मौजूद है, तो आप वहाँ से जो अपना ट्रिप कंप्लीट करके वापस आएंगे। ये अगर थोड़ी सी चीज़ें आप इम्प्रूव कर लें, इन चीज़ों पे तवज्जो दे लें, तो आपका जो है वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी किसी भी कंट्री का जो है वो वीज़ा लग सकता है। क्योंकि ये कोई उनकी शर्त तो नहीं होती, मतलब उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट में ये बात नहीं लिखी होती कि आपका पासपोर्ट जो है वो फ्रेश नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप किसी भी कंट्री का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश करें, जैसा कि मैं कहता हूँ, कि जिस वीज़ा पर जाएँ उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ओवरस्टे बिल्कुल ना हो, ताकि आपके बाद जो आने वाले हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। तो ये थी जी बेल्जियम के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि आपने बेल्जियम का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो मैंने डिटेल बताई है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ कल मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इसको आपने अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।